बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं बच्चों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम आज पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। तो बच्चों अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी तो फटाफट से जाके पहले चैप्टर को आप रीड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और कंप्लीट समझ सकते हैं कि हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आखिरकार वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है? तो बच्चों कंप्लीट 3 पार्ट में हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों आज पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और जानते हैं कि आखिर अगर कुछ भी आपको नहीं पता वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में कि आखिरकार वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, आज हम पढ़ेंगे और वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से कि आखिरकार वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज ए क्वांटिटेटिव एनालिटिकल method in which the concentration of a substance is determined by reacting it with a solution of known concentration standard solution भी जिसे हम कहते हैं using accurate measurement of volume। अब बच्चों बात करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की, एक ऐसा एनालिसिस होता है यानी कि एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड होता है जिसके अंदर बच्चों जो अननोन जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसकी पावर जानने के लिए यानी कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसका कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले सब्सटेंस से रिएक्ट करवाते हैं और अननोन जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे फाउंड करते हैं यानी कि उसे जानते हैं यानी कि उसकी जो मात्रा होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए नॉन कंसेंट्रेशन वाले सब्सटेंस से रिएक्शन करवाई जाती है। और बच्चों इसमें क्या होता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट किया जाता है वॉल्यूम का। बच्चों एक बार में हम हिंदी में जान लेते हैं फिर बहुत ही शानदार सा एग्जांपल लूंगा मैं। तो बच्चों आयतनात्मक विश्लेषण एक मात्रात्मक विश्लेषण विधि है जिसमें किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात सांद्रता वाले मानक विलयन से विक्रिया कराकर आयतन माप के द्वारा निर्धारित किया जाता है यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाउंड करी जाती है अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सब्सटेंस की। बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि एक बोतल है आपके पास, उसमें आपका अननोन कॉन्सेंट्रेशन है और एक बोतल है जिसके अंदर आपका नॉन कॉन्सेंट्रेशन है। अब बच्चों मान लीजिए जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा और ये अननोन कॉन्सेंट्रेशन होगा, अननोन कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है हम दोनों को रिएक्ट करवाएंगे यानी कि जितना ज्यादा कंज्यूम होगा हमारा यहाँ पे जो नॉन अननोन कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही ज्यादा हमारा पता चल जाएगा हमको डायरेक्टली कि हमारा इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है क्योंकि हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्ट करवा रहे हैं अननोन कॉन्सेंट्रेशन से। फॉर एग्जांपल हम एसिड बेस का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए बच्चों ये देख लीजिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये इस एक बोतल है और एक बोतल ये है, ये नॉन कॉन्सेंट्रेशन है और ये अननोन कॉन्सेंट्रेशन है। ये हमारा हो गया एसिड और ये हो गया हमारा बेस। अब बच्चों एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है और बेस की कॉन्सेंट्रेशन हमें नोन है। अब मान लीजिए कि हम एसिड, जैसे मान लीजिए कि एसिड कितना ml है यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमें पता नहीं, इसकी तो पता है, जो अननोन है उसकी पता नहीं है। क्या करेंगे हम इसमें एसिड बेस, बेस को एसिड के अंदर मिलाएंगे। बेस जितना ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा हमारे यहाँ पे उतनी ही ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी यानी कि जितनी एसिड की है उतनी ही इसकी है, इक्विवेलेंट पता चल जाएगा यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मापने के लिए एक मेजरमेंट किया जाता है वॉल्यूम का, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इसकी एप्लीकेशंस की। बच्चों एप्लीकेशंस की यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के एप्लीकेशंस कौन-कौन से हैं, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे-कैसे हमारे काम आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अब बात करें बच्चों ड्रग की एसे, सबसे पहला पॉइंट है हमारा ड्रग की एसे में कैसे काम आता है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई दवा खरीद रहे हो, उस पे लिखा हुआ है एमजी ये वाला ड्रग है और 5 और 250 एमजी दूसरा ड्रग है। जैसे मान लो इसका कैसे पता चलता है कि इसके अंदर 500 एमजी ही है ये या नहीं है? इसका पता वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है बच्चों। और दूसरा एसिड और बेस का एस्टिमेशन। तो बच्चों एसिड और बेस का एस्टिमेशन भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा ही किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जरिए, यानी कि एसिड बेस रिएक्ट करवा के पता लगाया जाता है कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है
और हमारे बेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। आगे बात करें बच्चों सोर्स ऑफ केमिकल्स की स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन। सोर्स ऑफ केमिकल्स की स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन भी यानी कि उनका स्ट्रेंथ कितनी क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये सारी चीजें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा ही की जाती है बच्चों। आगे हम हमारी वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल यानी कि दवा कितनी सही है, ये सारी चीजें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के बाद ही पता लगाई जा सकती है और उसके बाद ही पास करती है। यानी कि कोई भी दवा वगैरह बनाते हैं हम इंडस्ट्रीज में, तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है उस चीज का, और अगर उसमें पास होती है तो आगे वो आईपीबीपी और यूएसपी के जरिए पास की जाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं हम बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब बात करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के फंडामेंटल्स की, तो पहला आता है हमारा टाइट्रेशन। तो बच्चों टाइट्रेशन तो आपने पढ़ा होगा कॉलेज में या स्कूल्स वगैरह में। टाइट्रेशन क्या होता है बच्चों? टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन by allowing it to react with a solution of known concentration until the reaction is complete। सीधा सीधा समझ में आ रहा है बच्चों। अननोन कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन मापने के लिए हम उसे रिएक्ट करवाते हैं एक नोन कॉन्सेंट्रेशन से। समझ गए बच्चों? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक लिक्विड है, यानी कि ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है। ये अननोन है और ये नोन है। बच्चों अननोन की कॉन्सेंट्रेशन मापने के लिए हम उसे नोन कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्ट करवाते हैं, उसी को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। अब बात करें बच्चों टाइट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अज्ञात सांद्रता वाले विलयन को ज्ञात सांद्रता वाले विलयन से तब तक अभिक्रिया कराई जाती है, यानी रिएक्शन करवाई जाती है जब तक अभिक्रिया पूर्ण ना हो, यानी कि रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक। अब बच्चों टाइट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, मैं सिंपल सिंपल से आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए एसिड और बेस को हम दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, एसिड और बेस में जब तक टाइट प्रिसिपिटेट नहीं बन जाता, यानी कि जब तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं होता। आई होप आप समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं हम इसकी कंडीशंस ऑफ ए गुड टाइट्रेशन, यानी कि टाइट्रेशन अच्छा कब होगा उसकी कुछ कंडीशंस है बच्चों। पहली है हमारी रिएक्शन सिंपल हो। बच्चों पर जितनी ज्यादा रिएक्शन जटिल होगी, यानी कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन चलती ही जा रही है और बहुत बड़ी है, यानी कि टाइट्रेशन गलत है। और दूसरी बात करें रिएक्शन फास्ट है तो रिएक्शन सही है। मान लीजिए कि टाइट्रेशन सही कब होता है? जब रिएक्शन फटाफट से हो जाए। अगर मान लीजिए कि रिएक्शन धीरे-धीरे स्लो चल रही है तो मान लीजिए कि टाइट्रेशन में कुछ गड़बड़ है। अगली बात करें रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक हो। बच्चों एक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एसिड का 1 मोल है तो बेस का भी 1 मोल होना चाहिए, एक फिक्स बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो वो टाइट्रेशन गुड टाइट्रेशन की कैटेगरी में आता है। रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट रिएक्शन होगी तो टाइट्रेशन गलत है। बात करें अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट या स्लो है तो रिजल्ट गलत होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये लाइन काफी शानदार है बच्चों। अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट या रिएक्शन स्लो है तो टाइट्रेशन गलत है, यानी कि रिजल्ट भी ऑब्वियसली गलत ही आएगा। आगे बात करें बच्चों टाइट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, यानी कि टाइट्रेशन किस किस प्रकार के होते हैं। पहला एक टाइट्रेशन तो मैंने आपको बताया है जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। एसिड रिएक्ट करता है बेस से और सोल्ट बन जाता है। दूसरी बात करें हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की, तो बच्चों रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर प्रोटॉन्स का खेल होता है पूरा का पूरा। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली बात करें तीसरे टाइट्रेशन की, जो कि हमारा प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन। तो मतलब प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे एक सब्सटेंस को दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक सॉलिड की फॉर्मेशन होती है जो कि इनसॉल्युबल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस टाइट्रेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली बात करें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि दो सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करवाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ईडीटीए की बात कर ले हम। आगे बात करें बच्चों हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें, ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन, यानी कि एक्यूरेटली हमें पता हो कि हाँ इसका कंसंट्रेशन यही है। मानक विलयन वह विलयन है जिसकी सांद्रता पूर्ण रूप से ज्ञात। तो बच्चों एक्यूरेटली नोन जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ही हम रिएक्शन करवाते हैं नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस की या सब्सटेंसेस की। आगे बात करें बच्चों प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन से होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ प्रिपेयर्ड
यानी कि ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय वेइंग ए प्योर सॉलिड सब्सटेंस। बच्चों प्योर सॉलिड सब्सटेंस को वेट करके मापा जाता है डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बच्चों, स्टैंडर्ड प्राइमरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो डायरेक्टली प्रिपेयर्ड किया जाता है प्योर सॉलिड सब्सटेंस को वेट करके। बात करें बच्चों प्राथमिक मानक वह विलयन है, यानी कि वह विलयन होता है जिसे शुद्ध ठोस पदार्थ को ठीक-ठीक तौलकर सीधे तैयार किया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक सेकंड रुकिए मैं इसे इरेज़ कर देता हूँ। बच्चों डेफिनेशन काफ़ी आसान है, आप याद करने के लिए काफ़ी आसान है। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है डायरेक्टली वेट करके प्योर सब्सटेंस को, यानी कि जो हमारा प्योर सॉलिड सब्सटेंस है उसे डायरेक्टली वेट करके बनाया जाता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे बात करें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसा होता है। बच्चों बात करें प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कैसा क्या होता है, हाईएस्ट प्योरिटी होती है बच्चों इसके अंदर। ऑब्वियसली हाईएस्ट प्योरिटी होगी क्योंकि डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल है उसे वेट करके बनाया गया है, तो ऑब्वियसली इसकी हाईएस्ट प्योरिटी तो रहने वाली है। अगर हाईएस्ट प्योरिटी नहीं होगी तो ये प्योर स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात करें स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। स्टेबल इस वजह से होगा, अगर मान लो अगर समय के साथ जल्दी से खराब हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली प्योर स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता, यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबल भी होता है और नॉन हाइड्रोस्कोपिक भी होता है। बच्चों नॉन हाइड्रोस्कोपिक का मतलब हो गया, हाइड्रोस्कोपिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हवा से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और बच्चों ये अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जल्दी से खराब हो जाएगा, इस वजह से ये नॉन हाइड्रोस्कोपिक होता है। और बात करें हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ऑब्वियसली इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि वेट में एरर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर घुलनशील होता है। अगर बच्चों पानी के अंदर ही नहीं घुलेगा तो ये सॉल्यूशन रिएक्शन कैसे करेगा, यानी कि सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करेगा या आगे कैसे कैसे प्रक्रिया करेगा अपनी। तो आगे बात करें बच्चों एग्जांपल्स की, तो बच्चों इसके प्राइमरी सॉल्यूशन यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है बच्चों, ये काफी काम आने वाले एग्जांपल्स है हमारे आगे। बात करें पहला एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट और तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट। तो बच्चों पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट काफी ज्यादा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, इस वजह से ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में काउंट किया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। बात करें सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, पहले बात की हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, अब बात करेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं या सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आखिरकार होते क्या है। बच्चों प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी कैसे बनते हैं, रॉ मटेरियल को डायरेक्टली वेट करके उससे प्रिपेयर किए जाते हैं प्राइमरी। और ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज वन whose concentration is determined, यानी कि इसकी concentration पता नहीं होती है, हमें पहले से इसकी concentration निकालेंगे हम by standardizing it with a primary standard solution, यानी कि बच्चों प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ से टाइट्रेट किया जाएगा। तो बच्चों प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टाइट्रेट करके इसकी कंसंट्रेशन मालूम की जाती है या पता की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। द्वितीयक मानक विलयन वह होता है जिसकी सांद्रता प्राथमिक मानक विलयन के द्वारा मानकीकरण करके निर्धारित की जाती है, यानी कि टाइट्रेट किया जाता है, उसके बाद में इसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन की जाती है। बात करें बच्चों एग्जांपल्स की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम मैग्नेट। तो बच्चों बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में क्यों आता है, बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और तो इसे वॉल्यूमेट्रिक यानी कि तोला नहीं जा सकता, इस वजह से ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आता है, यानी कि इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते इसका, इस वजह से ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आता है। दूसरी बात करें बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की, तो ये हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी कि ये आपके नेचर से जिस जहां पे भी आप इसे रखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को, तो बच्चों ये वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा, ये एयर से वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है और ये धीरे धीरे अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लेता है, यानी कि वॉल्यूम अगर चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो प्राइमरी में तो आ नहीं सकता, इस वजह से इसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। और बात करें पोटेशियम परमैंगनेट, बच्चों ये अगर इसे आप रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाएगा, इस वजह से इसे हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में रखते हैं। बात करें बच्चों सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें हम
एक्यूरेटली वेट नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट। बात करें इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट आखिरकार क्या होता है बच्चों, 90% बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट को तो एंड पॉइंट बता देते हैं और एंड पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट बता देते हैं। बात करें इक्विवेलेंस पॉइंट की, इट इज ए थ्योरेटिकल पॉइंट। बच्चों इसे लिखा जा सकता है, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है at which exactly equivalent amount of reactants have reacted completely। वह सैद्धांतिक बिंदु जहां अभिकारकों की समतुल्य मात्राएं पूरी तरह से अभिक्रिया कर चुकी होती है। बच्चों बात करें दो रिएक्टेंट्स है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं, थ्योरेटिकली कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। और बात करें एंड पॉइंट की, इट इज द पॉइंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन वेयर द इंडिकेटर शोज ए कलर चेंज इंडिकेटिंग कंप्लीशन रिएक्शन। एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है बच्चों, बात करें दो रिएक्टेंट्स को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ये कंप्लीटली रिएक्ट कर चुके हैं। थ्योरेटिकली बात करें जहां पे ये दोनों फिक्स मात्रा में रिएक्ट कर चुके हैं थ्योरेटिकली, वो उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी कि थ्योरेटिकली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है और प्रैक्टिकली बात करें बाहर से दिखने यानी कि जो हमें दिखता है वो आता है हमारा एंड पॉइंट जहां पे कलर चेंज होता है, यानी कि इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि हाँ रिएक्शन पूरी हो चुकी है। और इक्विवेलेंस पॉइंट में इंडिकेटर इंडिकेट नहीं करता। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हो सकता है ये दोनों इक्विवेलेंट भी हो, यानी कि इक्विवेलेंट दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कि यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इक्विवेलेंस हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। आपका सवाल ये रहेगा कि सर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब फिक्स मात्रा में दोनों, जैसे एसिड और बेस फिक्स ले लो, आप फिक्स अमाउंट में ले लो, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन वाले ले लो, उसमें इक्विवेलेंस और एंड पॉइंट एक ही रहेगा यानी सिमिलर रहेगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की। तो सवाल रहेगा सर आप इंडिकेटर काफी यूज कर रहे हो, इंडिकेटर आगे होता क्या है। बात करें इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट शोज अ विजिबल कलर चेंज। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली विजिबल चेंज दिखाते हैं, कलर चेंज दिखाते हैं और नियर द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, यानी कि टाइट्रेशन जैसे मान लो अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, नॉन कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर डाल रहे हैं, तो एक फिक्स जो पॉइंट होगा जहां पे कलर चेंज दिखा देगा या कुछ डिफरेंस दिखा देगा, परिवर्तन आ जाएगा उस सब्सटेंस में, उस सॉल्यूशन में, तो वो काम करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का यही काम है कि कलर चेंज इंडिकेट करना कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, फटाफट से जाके बोलना कि हाँ सर सर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सूचक सूचक जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेट करने वाले, काफी आसान है बच्चों। सूचक वह पदार्थ होते हैं जो टाइट्रेशन के अंत बिंदु पर या उसके पास रंग परिवर्तन दिखाते हैं, यानी कि कलर चेंज कर लेते हैं। आगे बात करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, कौन से टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, हो सकते हैं। बात करें पहला आता है हमारा एसिड बेस इंडिकेटर। तो बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर वो इंडिकेटर होगा जो कि पीएच चेंज करते ही हमारा रंग बदल देगा, यानी कि बता देगा कि हाँ एंड पॉइंट आ गया या इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, कोई सा भी पॉइंट आए बच्चों ये हमारा रंग चेंज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। जिसमें हमारा पहला आता है फिनोफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज। दूसरा आता है हमारा रेडॉक्स इंडिकेटर जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही रंग चेंज कर लेगा, यानी कि बता देगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या इक्विवेलेंस पॉइंट है। एग्जांपल हो गए जिसके स्टार्च और डाइफेनाइल अमाइन। बात करते हैं बच्चों एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। तो बच्चों एडजॉर्प्शन इंडिकेटर प्रिसिपिटेट की सतह पे चिपक के बच्चों रंग चेंज दिखाता है, यानी कि प्रिसिपिटेट की सरफेस पे टच हो जाएगा ये इंडिकेटर तो वहां पे हमारा कलर चेंज दिखाएगा। इसका एग्जांपल हो गया फ्लोरेंसीन। बात करें बच्चों मेटल आई इंडिकेटर की, जो हमारा चौथा है वो इंडिकेट करता है बच्चों मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और जैसे ही मेटल सॉल्यूशन से बाहर चला जाता है ये कलर चेंज दिखा देता है। इसका एग्जांपल हो गया बच्चों एरियोक्रोम ब्लैक टी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स है और कुछ इनके एग्जांपल्स है जो कि हम हमारे लेबोरेटरीज में यूज लेते हैं। आगे बात करें बच्चों, करते हैं हम मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी की। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं कि मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी आखिरकार क्या होता है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे मोलरिटी और नॉर्मेलिटी की। सिंपल से जो हमारे काम आने वाली बात है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो सिंपल से बात करते हैं कि मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के कितने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम मोलरिटी बोलते हैं। बात करें मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित
विलियन के मोल की संख्या को कहते हैं, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम मोलरिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मोलरिटी का, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करें बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम n से डिनोट करते हैं और लीटर ऑफ सॉल्यूशन को L से। m इज इक्वल्स टू n अपॉन L। आगे बात करते हैं बच्चों नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी की बात करें, नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हो गया बच्चों इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि बच्चों डिपेंडेंट होती है और वो इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों जो इफेक्टिव मोल्स होंगे इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि इफेक्टिव जो मोल्स होंगे उनको कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात करें बच्चों नॉर्मलता विलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलियन के तुल्यांकों की संख्या होती है, यानी कि जो इफेक्टिव जो इक्विवेलेंट सॉल्यूट्स होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स होते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। बात करें बच्चों इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों हम रिलेशन बिटवीन m एंड n, यानी कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब आप पूछो कि सिर्फ मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है। बात करें बच्चों अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो वो हो गई नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब बात करोगे कि सर n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर। तो बच्चों अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है और मोलरिटी दी गई है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर की बात करें बच्चों एसिड के लिए अलग होता है और बेस के लिए अलग होता है, यानी कि एसिड के लिए H प्लस आयंस की संख्या, यानी कि एसिड में से जितने H प्लस निकल रहे हैं वो उसकी हो गई एन फैक्टर, और बेस के लिए OH आयंस की संख्या, यानी कि OH जितने ज्यादा रिलीज हो सकते हैं वो हो गया उसका एन फैक्टर। और रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, बात करें एसिड में, बात करें HCl में हो गया 1 H प्लस, H2SO4 में हो गया 2, यानी कि 2 H प्लस निकल सकते हैं। तो बच्चों ये हो गए हमारे एन फैक्टर। उसी प्रकार से NaOH में हो गया 1, इसके अंदर हो गया एक एन फैक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एन फैक्टर आखिरकार क्या होता है और नॉर्मेलिटी डायरेक्टली हम मोलरिटी से कैसे निकाल सकते हैं। आगे बात बच्चों हम टाइट्रेशन फॉर्मूला की। तो बच्चों टाइट्रेशन फॉर्मूला तब यूज होता है जब दो सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट हो और कंप्लीटली रिएक्ट हो चुके हो, एंड पॉइंट पे हो, यानी कि तब एक की अगर आपको नॉर्मेलिटी नोन है और दूसरे की नोन करनी है, जाननी है, तब टाइट्रेशन फॉर्मूला यूज होता है। टाइट्रेशन फॉर्मूला होता है बच्चों पहले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इनटू पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इनटू दूसरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम। यहाँ पे बच्चों N1 और V1 हो गई नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पहले सॉल्यूशन की, N2 और V2 हो गई नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम दूसरे सॉल्यूशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों एग्जाम लाइन बच्चों एग्जाम के लिए याद रखने के लिए एक लाइन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आप भूल जाते हो टाइट्रेशन फॉर्मूला तो नहीं पता कि वॉल्यूम कैसे क्या रखना है, नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है, यानी दोनों साइड वॉल्यूम इक्वल रहेगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हमारी वीडियो में तो आप प्लीज ओके कमेंट करके पूछ सकते हो। हमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन विजिट नहीं किया तो आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीटली इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।